Let us start a new topic that is called gene transfer technology under biotechnology. बीएससी पार्ट 3 के छात्रों के लिए और बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले अपन थोड़ा सा देख लेते हैं डेफिनेशन कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है। इट इज़ ए कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी टू लाइफ साइंस। Second one is biotechnology is an approach towards commercial and large scale exploitation of living organism for the welfare of mankind through molecular genetics। मतलब इसमें हमको लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका कमर्शियली लार्ज स्केल पर एक्सप्लॉयटेशन करना है फॉर दी मानवता के कल्याण के लिए। किसके थ्रू? मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के थ्रू, मतलब जीन ट्रांसफर के थ्रू। यहाँ पर हमको डोनर से जीन प्राप्त करना है, डिजायर्ड जीन, जो कि मनचाहा जीन है, जिसमें क्वालिटी है, बेटर क्वालिटीज होंगी, उनको प्राप्त करने के लिए हमको जीन ट्रांसफर टेक्निक अपनानी पड़ेगी। और इसके लिए डोनर की आवश्यकता है, रेसिपिएंट की आवश्यकता है और वेक्टर की आवश्यकता है। तभी देखिए, ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट थ्रू वायरस ऑब्लिक प्लाज्मिड। ठीक है, सबसे सिंपल परिभाषा। उसके बाद जो रेसिपिएंट के अंदर जैसे ही हमारे ये डिजायर्ड जीन आ जाएंगे तो उसकी क्लोनिंग की जाएगी, ध्यान रहे, और उसके बाद डिजायर्ड जीन का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने जाना कि हमको किस प्रकार जीन ट्रांसफर करने के लिए डोनर और रेसिपिएंट और वेक्टर की जरूरत है। अब बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर जीन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। पहला, सोर्स ऑफ फॉरेन डीएनए, मीन्स जो डिजायर्ड जीन है उसका सोर्स कहाँ से आएगा वो पता लगाना है। दूसरा, वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल। तीसरा, डीएनए क्लीविंग एंजाइम। चौथा, फोर्थ, ज्वाइनिंग ऑफ फॉरेन डीएनए टू वेक्टर मॉलिक्यूल्स, मतलब जो हमने डिजायर्ड डीएनए प्राप्त किया है, वेक्टर प्राप्त किया है, दोनों को जोड़ना पड़ेगा उसके लिए। फिर अगला है इंट्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये जैसे जुड़ जाएगा तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, इसको हमको रेसिपिएंट में इंट्रोड्यूस कराना है, भेजना है। एंड लास्ट वन इज क्लोनिंग ऑफ ट्रांसप्लांटेड जीन। जो भी जीन होस्ट में पहुंच गया है, रिकॉम्बिनेंट जीन, उसकी क्लोनिंग करानी। मीन्स हमको ये सारी चीज़ों 1 to 6 ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके बाद थोड़ा सा और समझ लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा हमारा। ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। एम क्या है? तो एम हमारा है प्रोडक्शन ऑफ जीन, डिजायर्ड जीन, मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी जीन, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का जीन ही हम प्रोड्यूस करना चाहेंगे या प्रोडक्ट बनाना चाहेंगे जो क्वालिटी वाला है, या फिर प्रोडक्शन ऑफ मेटाबॉलिक मटेरियल, कोई भी मेटाबॉलिक मटेरियल बनाना है, तो ये ऑब्जेक्टिव हमारा है। टूल्स क्या रहेगा? टूल्स यहाँ पर माइक्रोब्स रहेंगे, वायरस और बैक्टीरिया, ये टूल्स हैं हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग की। टेक्निक क्या रहेगी? जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, इसके अलावा वेल फर्निश्ड लैब होनी चाहिए और बहुत ही उम्दा किस्म के साइंटिस्ट रहेंगे जो वो ये काम अच्छे से कर सकते हैं, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के फील्ड में बहुत खासा दखल रखते हैं। तो इस प्रकार से 10 GTT जीन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी क्या है? इट इज द ट्रांसफर ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू ए सुटेबल होस्ट, दैट इज रेसिपिएंट सेल या बैक्टीरिया, यू कैन से, थ्रू द एजेंसी ऑफ वेक्टर। सीधी सी बात है कि जो डिजायर्ड जीन है उसको अपने को सुटेबल होस्ट या बैक्टीरिया में पहुंचाना है, किसके थ्रू? वेक्टर के थ्रू। क्लियर? दिस टेक्निक ऑफ जीन ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मेथोडोलॉजी इज नोन एज जीटीटी, जीन ट्रांसफर टेक्निक या टेक्नोलॉजी, और यू कैन से जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो इस प्रकार की जो टेक्निक है जीन ट्रांसफर की वो ये कहलाएगी। दस जीन जेनेटिक इंजीनियरिंग इन्वॉल्व्स रिकॉम्बाइनिंग डीएनए फ्रॉम 2 different organisms टू जनरेट ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए। मीन्स यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बात यह है
कि दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के जीन को, डीएनए को हमको रिकम्बाइन करना है। क्लियर? इस प्रकार से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात। अब डिटेल्स की बात कर लेते हैं कि सबसे पहली बात, हमको जीन ट्रांसफर टेक्निक में ट्रांसफरेबल डीएनए कैन बी ऑब्टेन, कहाँ से प्राप्त होगा? इसके लिए जेनेटिक डीएनए ऑफ सेलेक्टेड ऑर्गेनिज्म, जो भी हमने ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट किया है जिसके अंदर क्वालिटी होगी उसको सेलेक्ट कर लेंगे पहले, और उसका जेनेटिक डीएनए प्राप्त करना है। जान जाएंगे इसके अंदर क्वालिटी है तो उसके जेनेटिक डीएनए को हम प्राप्त करना चाहेंगे। फिर उसके बाद केमिकल सिंथेसिस करेंगे यदि नहीं मिल पा रहा है डायरेक्ट, ठीक है, जीन उससे। फिर उसके बाद डीएनए कॉपी ऑफ मैसेंजर आरएनए भी कर सकते हैं, मीन्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के द्वारा, ठीक है, मैसेंजर आरएनए से डीएनए प्राप्त कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है आइसोलेशन ऑफ वेक्टर डीएनए फ्रॉम बैक्टीरिया, मीन्स अपने को बैक्टीरिया से, क्योंकि मालूम है बैक्टीरिया के अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मटेरियल दैट इज कॉल्ड वेक्टर पाया जाता है, उसको निकालना है तो बाय हाई स्पीड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड होता है जिसके द्वारा हम इसको निकालेंगे। और फिर ट्रांसफर ऑफ वेक्टर टू फॉरेन डीएनए थ्रू बीसी, बीटी, बीटीडी, बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन के माध्यम से ये जो वेक्टर हम प्राप्त करेंगे उसको फॉरेन डीएनए तक पहुंचाएंगे, ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये एक बैक्टीरिया है जिसमें उसका जीनोम है, क्रोमोजोमल डीएनए के नाम से लिखा गया है, ये प्लाज्मिड है, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मटेरियल, वेक्टर सेंट्रीफ्यूगेशन किया हमने तो ये वेक्टर अलग हो गए, और तुम्हारा जिसको प्लाज्मिड कहा गया है क्रोमोजोम अलग हो गए। फिर हमने प्लाज्मिड को बाहर निकाला और फॉरेन डीएनए से कांटेक्ट कराया डोनर का विशेष जीन से, डिजायर्ड जीन से, फिर ये ट्रांसफॉर्म्ड हो गया, इसको पिकअप कर लिया और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। क्लियर? अब इसके बाद थर्ड इज डीएनए क्लीविंग एंजाइम बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। तो डीएनए को क्लीव करने वाला, डीएनए को तोड़ने वाला एंजाइम का नाम है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम क्या करता है? कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स इनटू डीएनए फ्रेगमेंट्स। मतलब ये जो रिस्ट्रिक्शन का मतलब ही ये है कि एक विशेष स्थानों पर ही जाकर ये डीएनए को तोड़ेगा इनटू डीएनए फ्रेगमेंट्स कंटेनिंग आइडेंटिफिएबल जीन। जो आइडेंटिफाई करे रहेंगे जीन उसके मुताबिक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम दिया जाता है, और जिसके चलते हमको ये प्राप्त हो जाए, मतलब स्पेसिफिक साइट, इसीलिए इसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज कहा गया, ठीक है, ताकि रिस्ट्रिक्टेड पार्ट को ही ये कवर करे। अब इसके बाद डीएनए ऑफ वेक्टर या डोनर, दोनों के लिए ये जो क्लीविंग एंजाइम है ये प्लाज्मिड को भी तोड़ता है और डीएनए के डोनर के डीएनए को भी तोड़ता है। इसके बाद हमको ज्वाइनिंग कराना है, मतलब मिलाना है ऑफ फॉरेन डीएनए टू वेक्टर डीएनए बाय डीएनए लिगेज एंजाइम। एंजाइम का बड़ा रोल है, तो ये लिगेज एंजाइम क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। अब देखिए फॉरेन डीएनए को हमने इस प्रकार से टुकड़ा प्राप्त कर लिया है, और इधर हमने प्लाज्मिड को भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के माध्यम से एक पार्ट को तोड़ दिया, दैट इज वेक्टर, ये फॉरेन डीएनए है। डीएनए लिगेज की उपस्थिति में हमने इसको जोड़ दिया, तो यहाँ पर जो खाली स्थान है उतना ही जीन यहाँ पर जुड़ेगा। इस प्रकार से क्या बन गया? आरडीएनए, रिकॉम्बिनेट डीएनए बन गया। क्लियर? देखिए प्लाज्मिड में नया जीन जुड़ गया है। तो ये वेक्टर जो होते हैं इसीलिए दे आर कॉल्ड वेक्टर बिकॉज दे टेक डिजायर्ड जीन, ठीक है। और इस प्रकार से फॉरेन डीएनए आ गया, और यही रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाता है। अब हमको इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस कराना है, इंट्रोडक्शन ऑफ आर डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल बाय बीटी, बीसी एंड बीटीडी। वही बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन, बैक्टीरियल ट्रांसजेक्शन, बहुत माइन्यूट प्रक्रियाएं हैं। इसके तहत देखिए अब ये जो होस्ट डीएनए है, होस्ट ये अपना होस्ट है बैक्टीरियल सेल, इसके अंदर अपना खुद का होस्ट डीएनए तो है ही है, लेकिन अब हमने क्या इंट्रोड्यूस करा दिया इसके अंदर? एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसके अंदर दिखाई दे रहा है ये प्लाज्मिड है, ये आपका फॉरेन डीएनए है या डिजायर्ड जीन है, जो भी कह लो।
अब इस प्रकार से ये जो इंट्रोड्यूस, अब इसकी क्लोनिंग कराना है, ठीक है। अब क्लोनिंग कराएंगे हम, क्लोनिंग ऑफ ट्रांसप्लांटेड जीन फ्रॉम बेसिक सेल। इस बेसिक सेल की ही हमको क्लोनिंग कराना। क्लोनिंग का मतलब क्या है कि इस जैसे असंख्य नंबर ऑफ सेल्स प्रोड्यूस, बिल्कुल सेम प्रोडक्शन ऑफ क्लोन्स, मतलब इसके जैसे ही डुप्लीकेट एकदम बिल्कुल चेंज नहीं रहेगा, तो वो क्लोन कहलाएगा। क्लोन का मतलब कंप्लीटली सिमिलर टू पेरेंट से, मतलब जो भी पेरेंटल सेल है उससे बिल्कुल 100% सिमिलर रहेगी, दैट इज क्लोन कहलाता है। अब समरी कर दे देते हैं अपन। ये देखिए वेक्टर, ये क्लीवेज साइट है। वेक्टर को हमने टूटा, क्लीव्ड बाय REE रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। फॉरेन डीएनए 1 2 3 साइड दिखाई दे रहे हैं, बाय REE वही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा तोड़ा। हमारा एम क्या है? प्रोडक्शन ऑफ ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। देखिए टूट गया है, ये दिखाई दे रहा है कुछ, TTAA, एडिनाइन, थाइमिन, इस प्रकार से। अब हमने एनीलिंग और डीएनए लिगेज के द्वारा एनीलिंग किया, दोनों को मिलाया और लाइगेज एंजाइम के द्वारा जोड़ दिया, इस प्रकार से, ठीक है। एनीलिंग और डीएनए लाइगेज के बाद अब इस प्रकार का चित्र मिला है, दैट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, प्लाज्मिड है, या इसी को रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी कहा जा सकता है। तो ये प्रकार से पूरा प्लाज्मिड का डीएनए है और ये आपका फॉरेन डीएनए का दिखाई दे रहा है, ठीक है। सॉरी, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर, ये तो प्लाज्मिड है। ये जो AATT यहाँ से तोड़ा था, देखिए, ठीक है, यहाँ पे तो ब्लैक था ही, तो ये AATT TTA ये आपस, ये फॉरेन डीएनए है, यहाँ पर जुड़ गया। दिस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। प्लाज्मिड यहाँ से लेके यहाँ तक का भाग प्लाज्मिड है और ये वाला भाग जो है फॉरेन डीएनए का है, डिजायर्ड डीएनए। अब इसके बाद हमने इसको इंट्रोड्यूस करा दिया इनटू होस्ट सेल में, इंट्रोड्यूस हो गया। ये देखिए रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, ये वाला छोटा कर लिया है, और ये उसका क्रोमोजोम्स था, अपना खुद का है बैक्टीरिया का। इस प्रकार से ये जो बैक्टीरिया है अब कहलाएगी ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया, ठीक है, या ट्रांसफॉर्म सेल कह सकते हो। अब इसका, क्योंकि बैक्टीरिया में मालूम है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फास्ट होगा, तो बहुत सारे सेल्स बन जाएंगे रेप्लिकेट, बिल्कुल सेम, सिमिलर टू देयर दिस सेल, बेसिक सेल या पेरेंट सेल बोल लो। इस प्रकार से क्लोन्स की एक खदान लग जाएगी, बहुत सारे सेल्स बन जाएंगे। और हमने एक ही तो लिया था, लेकिन बहुत सारे। अब इसका एरिया देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग का एप्लीकेशन का एरिया कितना वास्ट है। मैसेंजर आरएनए या डीएनए दो सोर्स हैं, इससे हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना सकते हैं या डीएनए फ्रेगमेंट प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर? ये देखिए, इधर हम क्लोनिंग वेक्टर, प्लाज्मिड, कॉस्मिड, वायरस, ये हमारे क्लोनिंग वेक्टर है, ठीक है। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या डीएनए फ्रेगमेंट्स कहाँ से मिलेंगे? या तो डीएनए प्रोब से मिलेंगे, या डीएनए बैंक से मिलेंगे, या जीन बैंक से मिलेंगे, मैसेंजर आरएनए बैंक से मिलेंगे। मतलब ये सारे बैंक्स रहते हैं, साइंटिस्ट लोग के पास सब कुछ रहता है, तो वहाँ से ये सब कोई भी लिया जा सकता है। और लिगेशन के द्वारा एक प्रोसेस होगी, लाइगेज एंजाइम से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया जाता है। इसके बाद देखिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को प्लांट सेल या प्रोटोप्लास्ट कल्चर से मिला दिया जाएगा। इस मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम प्लांट सेल या प्रोटोप्लास्ट कल्चर से मिला दिए तो एक सेल बन गई ट्रांसफॉर्म सेल, रूपांतरित सेल, जिसके अंदर निफ जीन भी हो सकता है। निफ जीन का भी हम प्रवेश करा सकते हैं सब प्लांट सेल में, या स्ट्रेस एंड रेजिस्टेंट जीन। देखा होगा आजकल अलग अलग वेराइटीज आ रही हैं फसलों की, जिसके अंदर रेजिस्टेंट जीन प्रवेश कराए जाते हैं। स्ट्रेस जो होता है उससे, उसके अगेंस्ट जो जीन्स काम करते हैं उसको प्रवेश कराया जाता है। तो तमाम जो चीज़ें हैं वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए के माध्यम से प्लांट सेल में पहुंचाई जाती है, और इनके अंदर क्वालिटी डेवलप हो जाती है कि वो निफ जन होने के बाद प्रोटीन सिंथेसिस, नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर सकते हैं। रेजिस्टेंट जीन होने के साथ यदि उनको रेजिस्टेंट आ गया तो उसके बीमारियां कम लगेंगी। फिर उसके बाद
दूसरा ये तो हो गया फील्ड का। अब अपन प्रोडक्ट बना सकते हैं, डिजायर्ड प्रोडक्ट, वैक्सीन, इंटरफेरॉन, एंटीबायोटिक, केमिकल, सुपर बग्स, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। अभी जैसे आप लोग देख रहे हैं कोरोना चल रहा है, तो कोरोना के लिए भी यही सब जीन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी हाई लेवल में अपनाई जा रही है। पर क्योंकि यहाँ पर कोरोना वायरस को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, और मेरे हिसाब से तो ऐसा लगता है ये जो वायरस है पल पल अपना जो स्ट्रक्चर है वो बदलता जा रहा है, पल पल, जिसको कल्पना नहीं की जा सकती। और इसके चलते अभी कोई वैक्सीन नहीं बन पा रही है। पूरे तमाम विश्व के लोग लगे हुए हैं, बड़े बड़े उम्दा किस्म के साइंटिस्ट, नामी गिरामी, लेकिन अभी तक वो कामयाब नहीं हो पाए हैं। और हम आशा करते हैं कि वो कामयाबी को पाएँ, ताकि हमारी जो जनता है दुनिया की, संसार की, उसको वैक्सीन मिल जाए और ये जो हमारी बीमारी है कोरोना, जिसने सबको रुला दिया है, वो थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। अब ये डिपेंड करता है जीटीटी कितनी एडवांस है जीन ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी हमारे विश्व में। तो अब आ जाइए क्लोन्स के बारे में। क्लोन्स को बहुत जाना है, समझा है, तो क्लोन्स में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लोनिंग क्या है? इट इज़ ए टेक्निक ऑफ डेवलपिंग आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ जीन्स, सेल्स और ऑर्गेनिज्म। मतलब जीन की डुप्लीकेट कई कापियाँ, आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल सेम, या सेल्स की और ऑर्गेनिज्म की, इसकी प्राप्ति करेंगे। मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बना लिए जाएं असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करा के, सेल्स से बहुत सारे सेल्स उसी टाइप के, जीन्स से उसी टाइप की जीन्स, तो दिस इज कॉल्ड डुप्लीकेशन या डुप्लीकेट कॉपी बनाई जाएगी। आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग या प्रोजेनी may be obtained from any cell, gene or organism through asexual reproduction, or you can say natural or artificial method। ठीक है, ध्यान रहे, थ्रू हायर और बेटर कैरेक्टर्स स्पीसीज में भी प्रोड्यूस। हमको जो क्वालिटी डेवलप करना है वो हाई लेवल की होनी चाहिए, उसमें क्वालिटीज होनी चाहिए। ठीक है, तो क्वालिटी ही इंपॉर्टेंट रहेगी, तभी वो हमारे काम करेगा। Individuals obtained from a single plant through asexual reproduction। ऐसा भी हो सकता है, सिंगल प्लांट से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो भी पैदा करते हैं अपन, वो भी क्लोन के अंतर्गत है। क्लोनिंग नाइट्रोजन फिक्सर जीन की जा रही है, आजकल कोशिश की जा रही है। निफ जीन को का सोर्स जो है आपको मालूम है, खासकर सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड लेग्यूमिनस प्लांट है राइजोबियम, और एक है क्लेबिसेला निमोनी, और इट इज़ टू बी क्लोन्ड, जिसको क्लोन किया जा चुका है, तो बता रहे हैं। द निफ जीन विल बी इंट्रोड्यूस इन वीट और जी। ये जो निफ जीन प्राप्त किया जाएगा उसको वीट या जी में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और ये प्लांट फिर जो हमको खाद का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, ये प्लांट खुद नाइट्रोजन ले सकते हैं और उसको फिक्स कर सकते हैं अपने हिसाब के अनुसार। तो नाइट्रोजन, क्योंकि सारे प्लांट दुनिया में नाइट्रोजन नहीं ले सकते, केवल बैक्टीरिया ही ले सकते हैं। हालांकि नाइट्रोजन का परसेंट बहुत ज़्यादा है, 78% है, पर किसी भी प्लांट के अंदर नाइट्रोजन डायरेक्ट लेने की क्षमता नहीं है। इसलिए जो दालें हैं हमारी, उसके नोड्यूल्स में जो राइजोबियम बैक्टीरिया के अंदर निफ जीन पाए जाते हैं, उस पर ज़बरदस्त काम चल रहा है। अब हमको थोड़ा सा ये आइडिया होना चाहिए, क्लोनिंग ऑफ एन एनिमल, किसी एनिमल का क्लोनिंग कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले डॉली के बारे में सुना होगा, एक सीप थी जिसको प्रोड्यूस किया गया था और बहुत विख्यात रहा उसका नाम। तो उसमें ये कुछ खास था, वो ये था कि ब्लैक सीप और वाइट सीप के बीच में हमको काम करना था। तो ब्लैक सीप साइटोप्लाज्मिक डोनर थी, जिसका साइटोप्लाज्म लिया गया, और वाइट सीप जो थी वो न्यूक्लियर डोनर थी। तो इसका मैच्योर ओव्यूम निकाला गया सबसे पहले, और उसको ई न्यूक्लिएटेड किया गया, मतलब ई न्यूक्लिएशन बोलते हैं, एग में से न्यूक्लियस हटा दिया गया। अब ये जो एग है दैट इज विदाउट न्यूक्लियस है, दैट इज ई न्यूक्लिएटेड एग। ठीक है, और इसको फिर हमने इधर से वाइट सीप, जिसका न्यूक्लियर डोनर न्यूक्लियस लेना है, इसकी मेमोरी ग्लैंड सेल से कुछ सेल्स रिमूव की गई, और मेमोरी ग्लैंड सेल से रिमूव करने के बाद उस सेल्स में से एक सेल से न्यूक्लियस हटा दिया गया, और इसी न्यूक्लियस को, केवल न्यूक्लियस को इसके साथ फ्यूजिंग किया गया बाय इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक इसलिए दिया जाता है ताकि इसमें फिर लगातार सेल डिवीजन होता रहे,
उसके बाद देखिए इसके अंदर अब न्यूक्लियस आ गया है ऑफ न्यूक्लियर डोनर का, इसका न्यूक्लियस इसमें आ गया है ओव्यूम में, जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, इधर ई न्यूक्लिएटेड एग था, विदाउट न्यूक्लियस था। इसके बाद आफ्टर 6 to 8 डेज, 6 से 8 दिन तक रहने दिया जाएगा कल्चर में, ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियो हो जाएगा, जब तक डिवीजन होता रहेगा ब्लास्टोसिस्ट टाइप का एम्ब्रियो आ जाएगा। फिर उसके बाद हमको सैरोगेट मदर में उसके यूटेरस में इसकी प्लेसिंग करना पड़ेगी। सैरोगेट मदर ये होता है कि वो केवल बच्चे तभी देगी जब हम उसके अंदर एम्ब्रियो प्रोड्यूस करेंगे, तो वो केवल उसका डेवलपमेंट होगा उसके अंदर, सैरोगेट मदर के अंदर इस ब्लास्टोसिस्ट का, और एक समय आने के बाद बच्चा आएगा जिसका नाम डॉली रखा गया था, लैम। और ये चूंकि न्यूक्लियस किसका था, वाइट फेस का था, मीन्स सफेद मुंह वाली भेड़ का था, इसलिए बच्चा कैसा हुआ, सफेद हुआ। माँ कैसी थी, ब्लैक शीप का ओव्यूम था। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इसका जो बेटर क्वालिटी का जीन था, इसका वाइट कलर का, उसको हमने ब्लैक शीप में जीन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के माध्यम से पहुंचाया है। हालांकि ब्लैक शीप में कोई वो नहीं था, पर इसका चेहरा जो था, इसका जो ब्लैक शीप का जो कलर था उसका कलर नहीं आया, पूरा का पूरा वाइट शीप का कलर आ गया। क्लियर? तो इस प्रकार क्यों आ गया, क्योंकि न्यूक्लियस इसका था, और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, जीन है, जीन के द्वारा ही प्रॉपर्टी पहुंचती है बच्चे में, इसलिए व्हाइट कलर की डॉली प्राप्त हुई थी क्लोनिंग के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो टेक्निक थी दैट इज न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक, और यू कैन से जीन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। तो आपने देखा आज कि बायोटेक्नोलॉजी में हमको आर्टिफिशियल जीन का सिंथेसिस भी करना है, रिपेयरिंग भी करना है जीन्स की, और 2 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के जीन्स को कंबाइंड भी करना है, ताकि, और इसके साथ साथ जो आर्टिफिशियल जीन्स हैं उनका मैनिपुलेशन भी करना है। किसके लिए करना है, फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स के लिए करना है। तो इस प्रकार से हम जान गए कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से हम आर्टिफिशियल जीन्स का सिंथेसिस कर सकते हैं, और बेहतर क्वालिटी के जीन्स को प्राप्त करके हम कम, और जिसमें कहने का मतलब ये है कि क्वालिटी कम है उसके अंदर प्रवेश करा के उसको हम बेहतर बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। ओके, गुड लक।